हेलो दोस्तों, आज 19 जून 2026 और ये रही आज की कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 9 में से 6 सांसद टूटकर शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों को एक बार फिर गद्दार, बेईमान और धोखेबाज करार देते हुए अपशब्द कहे। बुधवार के बाद यह दूसरी बार है जब उन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। राउत ने ये भी कहा कि आप अपनी फौज लाओ, हम अपनी फौज लाएंगे। ईडी और सीबीआई से हम नहीं डरते। पार्टी सांसद अनिल देसाई ने साफ कर दिया कि बैठक में शामिल न होने वाले सांसदों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। वहीं जो 6 सांसद टूटे हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होना इतना आसान क्यों है? शिकारी नया है, जाल पुराना है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संजय राउत की बातों का जवाब देना हमारे लिए उचित नहीं है। वहीं दूसरी खबर दोस्तों, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में जेएमएम के वैद्यनाथ राम 30 वोटों से और एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परमिल नाथवानी 28 वोटों से जीत गए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को सिर्फ 20 वोट मिले और वो हार चुके हैं। इसके अलावा 3 वोट अवैध पाए गए। क्रॉस वोटिंग से महागठबंधन में दरार साफ दिख रही है। इसी बीच जेडीयू ने हेमंत सोरेन को बड़ा प्रस्ताव देते हुए कहा कि कांग्रेस को सरकार से बाहर करें और हमारे साथ मिलकर सरकार चलाएं। वहीं अगली खबर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास के बाहर तैनात पुराने पीएसओ को बदल दिया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने इसे पूरी तरह तानाशाही बताया और कहा कि जो पीएसओ 20 साल से तैनात थे उन्हें हटा दिया गया है। नए पीएसओ दिए गए जिन्हें ममता बनर्जी ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री का बदला लेने वाला रवैया करार दिया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में क्या करने आई है और सरकार का नजरिया धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वहीं दोस्तों, बात करते हैं मध्य पूर्व की। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद कई देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि वे दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएंगे और वहां सिक्योरिटी जोन बनाए रखेंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रुबिन अजार ने कहा कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है और अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाए तो इजराइल कार्रवाई करेगा। सऊदी विदेश मंत्री ने ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण फंड की जानकारी होने से इनकार किया और तेहरान पर अविश्वास जताया। भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने भी कहा कि इस डील को इजराइल और सऊदी अरब का समर्थन नहीं मिला। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें दागी गईं। मॉस्को की बड़ी तेल रिफाइनरी और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। जवाब में रूस ने भी यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और मॉस्को के कई बड़े हवाई अड्डे बंद कर दिए गए। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं देश की अन्य खबरों की। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त 20 जून को जारी की जाएगी, जिसमें देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से ज़्यादा किसानों को सीधे 18,880 करोड़ रुपए मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 से 27 तक 1 करोड़ 10 लाख किसानों को 30 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर फसल बीमा कवरेज देना है। वहीं राम मंदिर दान मामले में एसआईटी ने लगातार चौथे दिन जांच जारी रखते हुए मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र समेत 60 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सबूत भी मिले हैं और शुक्रवार को सीएम योगी को एसआईटी रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। वहीं दोस्तों, पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत नहीं घटाए जा सकते, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल पहुंचने में समय लगता है। कोटामंडल में रणथंभौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के एक जनरल कोच के पहियों से धुआं उठने लगा, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। चालक ने समय रहते ट्रेन रोक दी और बड़ा हादसा टल गया। वहीं दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट में टेलीग्राम बैन मामले में केंद्र सरकार ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है और इस पर पेपर लीक के साथ साथ निजी डेटा भी लीक होता है।